हर घर से हर महीने 1,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए की वसूली अडानी करने वाला है। तो अमराराम जी बहुत बड़ा कॉमरेड नेता हैं ये, जगह लगातार 3 बार का विधायक था और अब की बार सांसद भी है। तो अया को कॉमरेड दोबारा और क्यों होने है राजस्थान के अंदर, या पार्टी घटने घटे पिछड़ती जा रही है कि? जो में आठा हाँ जिता खां संख्या हमारी कम हो सके ज्यादा हो सके, लेकिन जनता के कोई भी उत्पीड़न के सवाल पर, शोषण के सवाल पर मैं थाने सड़क पर लड़ता हुआ मिला। चिड़ाव में जितनी जांच थी वहां पे एक प्राइवेट दलाल है, वो अपनी लेबोरेटरी चलाता है। अगर सरकारी हॉस्पिटल की लेबोरेटरी चली जाएगी तो उस दलाल की लेबोरेटरी कैसे चलेगी? तो पत्रकार नया नया था, गर्म खून था, वो सच का माइक लेके निकल। मेरे पूरे घर परिवार संभालने वाला अकेला आदमी था, वो चला गया। इस बात की मुझे खुशी थी कि वो देश के लिए चला गया, लेकिन सबसे बड़ा दुख है कि देश का रक्षा मंत्री ये कह रहा है कि कोई शहीद ही नहीं हुआ। कोई आंदोलन लड़न की बात आवे जब तो कॉमरेड आका चाहिए, कॉमरेड के पीछे सब आ चाहिए, लेकिन वोट देने की जरूरत आवे तो बड़े दो पार्टियां कहीं बन के क्यों रहे, तीसरे मोर्चो क्यों को नहीं रास्ता? पत्रकार का तो काम ये होता है कि सरकार भले ही 100 अच्छे काम करे, लेकिन एक गलत काम किया तो उसको दिखाना पत्रकार का काम है, ना कि वो 100 अच्छे कामों का प्रवक्ता बन के वो सरकार की बड़ाई करे। नमस्कार जी, मैं नितेश और देख रहे हो पीजीएस राजस्थान। आज आप मौजूद हाँ एक संगठन है माकपा और कॉमरेड यूं प्रयोजा है, तो भैया का हमारा एक युवा प्रवक्ता और एक युवा नेता ही महिपाल जी पूनिया बनकर मौजूद हाँ। सारी बातचीत बनो प्रसाद झुंझुनू की राजनीति लेके, तो वीडियो पर लास्ट तक बना रहो, शेयर जरूर करिए। महिपाल जी सौ तो बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे कीमती टाइम दिनों। थारो भी बहुत बहुत धन्यवाद नितेश जी, और थारे सारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब महिपाल जी बात करा कोई भी झुंझुनू के अंदर समस्या है तो एक चेहरों सो आकर दिखाए महिपाल जी पूनिया, तो यो फैसला आप प्रेरणा खड़े हो मिला कि हर आंदोलन के अंदर तारू नाम सौंप लिया है। देखो, प्रेरणा के है कि गांव में दुख है, तकलीफ है, गांव माने याद करे तो मारो फर्ज बने कि मैं बैठे पहुंचा। और यो ही हो रहा है, कभी जिले का माइन कोई का दुख तकलीफ पीड़ा हुआ है तो वह मन याद करे और मैं बैठा पहुंच जाऊँ। तो देखो राजनेता का हो जाए कि जो भी आंदोलन करे अभी को आगे का कोई गोल जरूर हो ही, तो राजनीति के अंदर तारो भी कोई गोल है कि? देखो, मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादियों बिलोंग करूं, और मेरा डेफिनेटली गोल है कि झुंझुनू को जो पीड़ित है, शोषित है, वह सब लोगों में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के झंडे के पीछे लामबंद करना मेरा गोल है। देखो मार्क्सवादी पार्टी की बात करी लेकिन आप माकपा भी कहाँ भी पार्टी की बात करी, तो पश्चिम बंगाल में कई साल तक शासन रही हो, और राजस्थान के अंदर भी आप बात करा तो अमराराम जी बहुत बड़ा कॉमरेड नेता हैं यही, जगह लगातार 3 बार का विधायक था और अब की बार सांसद भी है। तो अया को कॉमरेड दोबारा और क्यों होने हो राजस्थान के अंदर, या पार्टी घटने घटे पिछड़ती जा रही है कि? देखो, दो चीजें। एक तो जो वर्तमान राजनीति परिदृश्य है, ये परिदृश्य है यो कॉरपोरेट सांप्रदायिक गठजोड़ की पूरी राजनीति चल रही है। और ये कॉरपोरेट सांप्रदायिक गठजोड़ की राजनीति के माइन जो मारे बरका लोग जो जनता के लिए लड़नी है, जनता के रिपियां लड़ने वाला है, वहां के लिए डेफिनेटली चुनौती ही और कमी थे कैसको के वोटा के मामले में उसके कमी आई हुआ है। जन आंदोलन में कोई कमी को नहीं आई। आज भी राजस्थान में थे गंगानगर लेके श्री डूंगरगढ़ तक, डूंगरपुर बांसवाड़ा तक, यानी उत्तर लेगी दक्षिण तक थे जाओगा, पूर्व लेगी पश्चिम तक जाओगा, तो धरातल के ऊपर कोई लोग लड़तो था नहीं मिलेगा तो कॉमरेड। तो देखो एक बात है कि वोटा में कमी आई होगी लेकिन लड़ाई के अंदर कोई कमी नहीं आई। तो यो चीज क्यों है कि कोई भी आंदोलन आप देखा हाँ, कॉमरेडा का कोई भी आंदोलन देखा तो लोग बढ़ चढ़ के भागीदारी नहीं भी के अंदर। सही मेरे याद है कि जब मैं बचपन में छोटा था तो एक बिजली आंदोलन हुए वसुंधरा राजे के टाइम पर, तो लोगों की यह थे हो जाए कि बहुत तगड़ी भीड़ हुई ही भी के अंदर और पूरा विधानसभा को घेराव कर दिया हो। ठीक है, बाद में अभी बात करना था स्मार्ट मीटर का आंदोलन चल रहे हैं तो कुछ दिन पहले झुंझुनू बंद को आह्वान भी करे हुए हो, तो फिर भी लोग काफी बढ़ चढ़ के हिस्सों ली हो। लेकिन जब कोई आंदोलन लड़न की बात आवे जब तो कॉमरेड आका चाहिए, कॉमरेड के पीछे सब आ चाहिए, लेकिन वोट देने की जरूरत आवे तो बड़े दो पार्टियां कहीं बन के क्यों रहे, तीसरे मोर्चो क्यों को नहीं रास्ता? अब देखो, यो तो जनता ने तय करना पड़ेगा कि बन ने जका ये कॉरपोरेट फेस के माइन नया नया जो अरबपति आ रहे हैं, बन वोट दे कि आप जो पहली खाडम पड़े कुआं पड़नो है, या बन भी खाडों बाहर निकलना है, खाडों बाहर निकलना है तो डेफिनेटली बन जनवादी आंदोलन निकलेगा, जगह लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बन वोट देना चाहिए। और बन वोट देगा तो ही भी खाडों बाहर निकलेगा। अब जहाँ थाने के एग्जाम्पल बताओ, 1994 में शेखावाटी के लिए यमुना जल समझौता लागू करेगा, और ये यमुना जल समझौते को पहला उद्देश्य हो
कि शेखावाटी का, झुंझुनू और चूरू का 192 गांव में सिंचाई को पानी आऊं तो 192 गांव में 30 साल पहले सिंचाई को पानी आऊं तो झुंझुनू में ये गैंगस्टर पनपता की, झुंझुनू में बेरोजगारी होती की। तो मसलो क्यों हो रहा है कि जो भी ये तथाकथित नेता ही, ये दोनों राजनीतिक पार्टियां का ही ये कॉरपोरेट फेस के भाई नावे चुनाव लड़े और जाके जो जीत गयो वो तो राज के भाई माल बनाव लाग गया, और हार गयो वो घर बैठ गयो, और जे विपक्ष वालो आदमी जीत के एमएलए भी बन गयो तो बोले यार मैं तो कह करा 5 साल बोले मार तो सरकार को नहीं। आज झुंझुनू के भाई ने जब चुनाव होया, जब 7 में 5 एमएलए कांग्रेस का जीता, एक उपचुनाव में हार गयो, 4 बच रहे। झुंझुनू में यमुना जल समझौते का सवाल है, स्मार्ट मीटर को सवाल है, किसाना को 2022-23 को मुआवजो आज तक किसाना ने मिलो को नहीं। बहुत सारी समस्याएं सड़क की, बिजली की, पानी की, लेकिन बाकन जद आदमी जाज के यार मार लो तो राज को नहीं। तो हाँ एक गेम खेल रहा है 5 साल जो राज में रहे वो माल कमाओ और मैं घर सो जावा, और फिर 5 साल बाद में चुनाव आओ जो एक दूसरे ने गाली काट लिया, और फिर जो एक दूसरे का महीना जा जनता अगर काल ने भी के सामने यहाँ की परिस्थितियां नया हुए तो देखो बिन जनवादी लोगों ने आगे बैठाना पड़ेगा, या जनता की भी जिम्मेदारी है। मैं तो जनता ने जागी कैस का हमारे लिए लड़सका सारो करसका, लेकिन जब बात वोटाली पारी आवा तो जनता ने भी जागरूक होना पड़ेगा कि मेरे लो वोट में किन दूं ताकि अगली बार मैंने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा के लिए रोड पर नहीं आना पड़े। अब ते जनवादी लोगों की बात कही कि लोग संघर्ष करेंगे तारो जो कि आपा खैसका पार्टी है बा स्टूडेंट एसएफआई विंग जो शुरुआत करे है संघर्ष की, और बहुत सारे लीडर हैं कहीं झुंझुनू के अंदर जो एसएफआई के अंदर काम करता है, लेकिन आज कांग्रेस या बीजेपी के अंदर जाके बैठे हैं वे। तो यह कठिन कठिन लोग यह कौन सोच रहे हैं कि एसएफआई, डीवाईएफआई या माकपा भाई एक चेहरा की तरह इस्तेमाल करेंगे आंदोलन के अंदर, चेहरों बनावी है आपको, और जो थोड़ी सा पॉपुलर हुई दूसरी पार्टियां के जाके बैठ जाए। देखो यो सवाल तो था ना मारी बजाय बहुत ज्यादा पूछना चाहिए कि भाई मार्कन जब होया करता तो वह एक यूथ का आइकन होया करता झुंझुनू। मार्कन रहे कि कई लोग जिला परिषद सदस्य बन गया, मार्कन रहे कि बन गया, मार्कन रहे कि विधानसभा को चुनाव लड़की 10-10 हजार वोट लेके और बड़ा फेस बन गया। आज बीजेपी और कांग्रेस बन के दे दिया। देखो बीजेपी और कांग्रेस हमेशा चाहेगी कि झुंझुनू का माइन जो विद्यार्थी और जो नौजवान हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं बिन एन केन प्रकार लालच दे की मैं मारले पालन ले जाऊं और ले जा कि वहां नेता को बनाना मन बर्फ में लगाना। बाकी देखो जो चलो जा अभी के बारे में कुछ भी तुम कैस कहा, मैं तो यही कैस कहा कि जो मैं आठा हाँ जिता हाँ संख्या हमारी कम हो उसके ज्यादा हो उसके, लेकिन जनता के कोई भी उत्पीड़न के सवाल पर, शोषण के सवाल पर मैं थाने सड़क पर लड़ता हुआ मिला। अब बात करो झुंझुनू की राजनीति की। झुंझुनू की राजनीति के लिए खयो जाए कि कोई का समझ में कोने आवे, तो के कारण है समझ में कोने आवे और के आज तक तारा समझ में आई है झुंझुनू की राजनीति। देखो ये राजनीति में समझने वाला और नहीं समझने वाला ये तो क्या है कि एक सवाल ही है। आपा भी राजनीति की समझन नहीं समझने वाले की बात ही कौन कर रहा है। आपा तो बात कर रहे हैं कि जनता के जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे जनता जी रही है, सड़क का सवाल है, बिजली का सवाल है, पानी का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, चिकित्सा का सवाल है। अब आज राजस्थान सरकार, लास्ट जो सरकार ही बस सारी दवाई और सारी जांच तो फ्री करेगी हॉस्पिटल में, लेकिन आज भी आदमी ने चिकित्सा के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल के नहीं जाना पड़ रहा है। यानी एक तरफ मैं कह रहा हाँ कि सारो कुछ फ्री है और दूसरी तरफ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बीडी के हॉस्पिटल पूरे झुंझुनू के मरीजान जेल्स के, तो अगर बीडी के हॉस्पिटल झुंझुनू के मरीजान नहीं जेल्स के सारा तो आपा ये प्रयास क्यों कौन करा कि तहसील स्तर के ऊपर बीडी के हॉस्पिटल पर का हॉस्पिटल बने, और झुंझुनू को बीडी के हॉस्पिटल है जगह की मेडिकल कॉलेज और यान पास है 4-4 5-5 साल होगी तो आज तक वहां का ट्रॉमा सेंटर और वगैरह वर्किंग क्यों कौन करने लग रहा। तो ये सवाल ये ही राजनीति का नहीं कि ये सवाल ही राजनीति समझ में आई क्यों नहीं। राजनीति का सवाल ये है कि झुंझुनू से खेल विश्वविद्यालय वापिस क्यों गया। 2008 में झुंझुनू में जब सरस डेयरी का प्लांट आने वाला था वो यहां से उठ के पलसाना क्यों चला गया। सवाल ये था कि झुंझुनू में जो आर्मी का रिक्रूटमेंट बोर्ड था या आर्मी की भर्ती होती थी वो यहाँ से कैसे चले गए। राजनीति के सवाल ये होने चाहिए, राजनीति के सवाल ये नहीं होने चाहिए कि अगले गेड़े बीजेपी को टिकट किन मिल रही है, कांग्रेस को किन मिल रही है। हालांकि सारी जनता है ना भाभी ई चीज में पड़ी है
बोले इबकाड़ बोले अटको बीजेपी की टिकट क्यों मिली सी, जबकि ये जनता का और राजनीति का ये सवाल होना नहीं चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि जो गुंडे बदमाश टाइप के लोग बीजेपी और कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, ये लोग बीजेपी और कांग्रेस में ही क्यों आ रहे हैं? राजनीतिक गुंडे बदमाश वो कांग्रेस बीजेपी में ही क्यों आ रहे हैं? बात तारी सही है कि झुंझुनू के अंदर बहुत सारी है कि कमी इन जगह की जिलन बहुत ज्यादा जरूरत है। और विधानसभा हो या लोकसभा हो, अभी तक कोई भी नया कोई नेता को नहीं है जो झुंझुनू के लिए कुछ ला चुका है। और जबकि आई हुई चीज भी वापस जा रही है। और साथ के साथ अभी बात करा पा बीजेपी गवर्नमेंट अभी है, बिको 2 साल को कार्यकाल के हिसाब से देखो, जबकि आज वह आपका 2 साल पूर्ण उनको उपलक्ष्य में जश्न भी मना रही है। बिको 2 साल का कार्यकाल की कौन सी उपलब्धि ही जगह वह वादों करके आया और जगह निभायो हुआ है। भी ये 2 साल के महीने बाद लोकतंत्र की हत्या करने के महीने कोई कसर कौन छोटी। 2023 दिसंबर में इनकी सरकार बनी। 2024 में जितने नगर निकायों के चुनाव होने थे और जहां पे नगर पालिकाएं नगर परिषदों का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया था, वहां पे इन्होंने प्रशासक लगा दिए, चुनाव नहीं कराए। लोकतंत्र की पहली हत्या। दूसरी हत्या, जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल फरवरी 2025 में खत्म हो गया, आज अपन दिसंबर में 25 खत्म होते जा रहे हैं, वहां भी प्रशासक लगा के ठग बंधन इन्होंने शुरू किया हुआ है। तो लोकतंत्र की हत्या, यानी ये खुद तो चुनाव जीत गए, इनकी सरकार तो बन गई, लेकिन इसके बाद इन्होंने कहीं भी कोई चुनाव नहीं कराया। सब जगह अफसरशाही, लाल फीताशाही। आज झुंझुनू इतना बड़ा शहर है, बावजूद इस शहर के अंदर में कोई जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी नहीं है किसी भी बिजली पानी विकास के लिए। होगी भी कैसे? नवंबर 2024 से लेके 13 महीने हो गए, झुंझुनू के अंदर में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। नगर परिषद का बोर्ड ही नहीं है। विकास के फैसले कौन करेगा? एक आयुक्त, वो आयुक्त जो सीधा सीधा यूडीएच मंत्री के तलवे चाटने वाला आदमी होता है और उसके हिसाब से फैसले करता है। और यूडीएच मंत्री अभी कुछ दिन पहले बयान भी आया कि चुनाव मई 2026 तक करवा देना, परिसीमन होगा वो। तो अभी परिसीमन को काम चल रहा है, एक अंदर बहुत सारा जनता को असंतोष भी सामने आ रहा है। तो के लाग रहा है कि जो को स्थानीय नेता ही बा आपका हिसाब परिसीमन कर रहे हैं कि आगे की वोटा की राजनीति का अकॉर्डिंग। देखो, ये परिसीमन वगैरह ये सब बहाना है। असली बात है कि आरएसएस का एक मॉडल है, जिस मॉडल को आम आदमी को समझना पड़ेगा। आरएसएस आज क्या कहता है? एक देश एक चुनाव। असली जो उसका मुद्दा, वो एक देश एक चुनाव नहीं है, उनका मुद्दा है एक देश एक नेता। मतलब देश में एक ही चुनाव और वो सीधा देश के सर्वोच्च नेता का हो। पंचायती चुनाव, नगर निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव सब खत्म कर दो और सिर्फ एक सर्वोच्च नेता का चुनाव कराओ। और सर्वोच्च नेता कौन है? वो हम तय करेंगे, बोले वो होगा। यानी उसका धर्म है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, उसकी कास्ट स्पेसिफिक होनी चाहिए, और वो देशभक्त है कि देशद्रोही है ये भी हम तय करेंगे, वो देश का सर्वोच्च नेता बनेगा। यानी इनका लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा नहीं है, और इसीलिए ये कभी नाम लेते हैं परिसीमन का, थोड़े दिनों बाद में, आज बता रहा हूं आपको, घोषणा कर रहा हूं मैं आपको, जब मई आएगी ना तब ये कहेंगे जी जनगणना देश की होने वाली है, सेंसस होने वाला है, और बिना सेंसस के हम रिजर्वेशन कैसे करते हैं, इसलिए चुनाव को थोड़ा और आगे खिसकाना पड़ रहा है। ये आज बता रहा हूँ, ये और करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि इनको चुनाव कराना नहीं है। और अब क्या करेंगे ये, 1-1.5 साल बाद में जब जनता सड़कों पे आएगी और निकाय चुनाव कराओ, पंचायती चुनाव कराओ, तब ये आरएसएस के लोग आएंगे, टीवी चैनलों पे बैठेंगे और 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे आपके सामने। बोलो देखो, निकाय भी नहीं थे, पंचायतें भी नहीं थी, बावजूद इसके पुराने टाइम से जो विकास था ना वो 50% ज्यादा हो गया। डाटा बनाने वाले भी वही है, दिखाने वाले भी वही है। तो बोले इनकी जरूरत ही क्या है? ये एक मॉडल है और उस मॉडल की प्रयोगशाला राजस्थान है। विकास की बात करें तो विकास अभी कुछ दिन पहले मैं देखो चिड़वा का हॉस्पिटल के अंदर, और मैं खुद कवरेज करने गया तो बड़े सरकारी डॉक्टर बाद में सोनोग्राफी लिख के दे रहे हैं बाहर की, और खुद ही प्राइवेट क्लिनिक बैठे खोल के बैठे हैं। तो पत्रकार वे उनके खिलाफ आवाज उठाई है, तो पत्रकार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था। तो लोकतंत्र को चौथा स्तंभ पत्रकार ने फेंका है, तो पत्रकार ने तो ऊपर ही सब मुकदमा दर्ज हुए, तो क्या पत्रकार ने जनता की आवाज उठाने नहीं छोड़ देनी चाहिए? देखो, पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, और पत्रकारिता के विषम पिता में होते थे गणेश शंकर विद्यार्थी, जिन्होंने कानपुर के दंगों को
लोगों को समझाने के पेटे जनता के बीच निकले और अपनी जान दे दी। पत्रकारिता से ऊपर उठकर उन्होंने काम किया। तो पत्रकार का तो काम ये होता है कि सरकार भले ही 100 अच्छे काम करे, लेकिन एक गलत काम किया तो उसको दिखाना पत्रकार का काम है, ना कि वो 100 अच्छे कामों का प्रवक्ता बन के वो सरकार की बड़ाई करे। अब चिड़ावा हॉस्पिटल का मसला नहीं है, मसला पूरे झुंझुनू के हॉस्पिटलों का है। यहाँ जो भी पीएमओ या जो भी इन लोगों ने बिठा रखे हैं वो गुंडे हैं, गुंडे। विधायकों ने झुंझुनू के हॉस्पिटल में बीडीके में चले जाओ, झुंझुनू के बीडीके हॉस्पिटल में 100 डॉक्टरों की आप लिस्ट बना लो पीएमओ बनने के लिए, और जो आदमी 101वें नंबर पे आएगा ना वरीयता के हिसाब से, वो झुंझुनू का पीएमओ है। तो ये काफी ज्यादा भ्रष्टाचार हो पूरे गया पूरे इनका। जिले में जहां जहां भाजपा के प्रतिनिधि चुनाव लड़े हैं, वो एमएलए बने या नहीं बने, उन लोगों ने अपने डिजायर के हिसाब से वहां के हॉस्पिटलों के इंचार्ज उठा रखे हैं। और उन हॉस्पिटलों के इंचार्जों का काम ये नहीं है कि उन हॉस्पिटलों को चलाया जाए, उनका काम उन हॉस्पिटलों को कैसे बर्बाद किया जाए। क्योंकि अगर वो हॉस्पिटल सरकारी जिंदा रहे, थोड़ी देर पहले मैंने सवाल किया था ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, झुंझुनू के हॉस्पिटल की स्थिति है कि वो अपनी कैपेसिटी के मुकाबले 20% जांच करता है, 80% जांच नहीं करता। अपनी जितनी कैपेसिटी है उसके 20% मरीज देखता, 80% नहीं देखता। क्योंकि वो बर्बाद नहीं होगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे चलेंगे। यही चिड़ावा में है। चिड़ावा में जितनी जांच थी वहां पे एक प्राइवेट दलाल है, वो अपनी लेबोरेटरी चलाता है। अगर सरकारी हॉस्पिटल की लेबोरेटरी चली जाएगी तो उस दलाल की लेबोरेटरी कैसे चलेगी। तो पत्रकार नया नया था, गर्म खून था, वो सच का माइक लेके निकल गया था कि सच का माइक लेके कम पत्रकार निकलते हैं। वो निकल गया, उसने कठोर सवाल डॉक्टर से पूछ लिया और वो डॉक्टर चुप गया, क्योंकि वो सवाल पूछ रहा था उससे उसकी दुकानदारी बंद हो जाती। तो उन्होंने पत्रकारों के साथ मारपीट करी। लेकिन इससे बड़ा गंभीर और निंदनीय सवाल ये है कि झुंझुनू के जितने बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने उस पत्रकार भाई के लिए, जिसको 10 दिन हुए थे माइक उठाए हुए, उसके पक्ष में आवाज नहीं उठाई। यानी पत्रकार नाम की जो लॉबी है ना झुंझुनू में, वो भी अधिकांश लोग इन प्राइवेट हॉस्पिटल वालों के शरणम गच्छामी हो गए। साथ के साथ आप बात करा उनते अभी देशभक्त और देशद्रोही को सर्टिफिकेट की बात करी कि कुछ लोग ही की बनकी बटाई करेगा तो ही देशभक्त हो जागो। अभी भारत पाकिस्तान को मुद्दों चलते हो कुछ दिन पहले और ऑपरेशन सिंदूर करे हुए हो। और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष है पूर्व की बात सरकार के साथ हो, बीका बाद में भी जब पता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को बनाया गया है, तो भी को बदलो आधो अधूरो क्यों छोटे पूर्व को लेना चाहिए होगी इसके पर। देखो क्या है और कि साथ में हर मेरी मतलब एक ही के अंदर एक सवाल हो रहा हो कि जब सीज फायर करो के व्याप पर करो सीज फायर की घोषणा तक हुआ है बा दूसरे ही देश का राष्ट्रपति का द्वारा अपन पता चला कि सीज फायर हो। देखो असली सवाल क्या था। एक आदमी है देश का अडानी, वो अडानी पे अमेरिका ने कई मसले हैं जिनको वहां के फेडरल कोर्ट में पहुंच गए हैं। बात समझ गए। उन्होंने जो शेयरों में हेरफेर किया था ना, तो उसमें अमेरिकी शेयर होल्डर का इंटरेस्ट था और वहां के कोर्ट में चले गए। तो वहां के फेडरल कोर्ट ने अडानी के खिलाफ नोटिस जारी कर रखा है और अडानी जेल में जाने वाला था अमेरिका की। तो अडानी को बचाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति की बात को मानना पड़ा। असली बात तो है ये। अदरवाइज पूरा देश, ऐसा कोई आदमी था नहीं जो ये चाहता हो कि इन आतंकवादियों को और आतंकवादियों को पनाह देने वाले लोगों को सबक ना सिखाया जाए। पूरा देश पक्ष विपक्ष सब सरकार के साथ थे और सब ये चाह रहे थे कि इनको सबक सिखाया जाए, लेकिन इन्होंने सबक नहीं सिखाना था। इनके दो चीज होती हैं, जब चुनाव नजदीक आए तो राष्ट्रवाद का भांग लोगों को पिलाओ और राष्ट्रवाद के भांग में मदहोश करके वोट डलवा दो और उसके बाद में कहो अब आप घर जाके सो जाओ। बहुत मजबूत सरकार आ गई है, 56 इंच की सरकार आ गई है और इतनी हमारी सीटें आ गई हैं। मजबूत हमारा नेता है, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है। और अब ये आ गया, अब आप लोगों को कुछ सोचने की जरूरत नहीं, हम इतना आपका भला कर लेंगे कि आप घर जाके सो जाओ। अब आप बात करा झुंझुनू जिलो शहीदा और सैनिका को जिलो है। तो एक अंदर एक ऑपरेशन सिंदूर के अंदर शहीद हुआ है कैप्टन सुरेंद्र सिंह मोगा जी। और अपना देश का जो रक्षा मंत्री ही राजनाथ सिंह जी बयान देने हो कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर तो कोई भी शहीद बने हो तो ये एक शहीद को अपमान बनेगी। देखो मैं भी बयान के दूसरे दिन, मैं और मेरा साथी नौजवान सभा का जिला अध्यक्ष पंकज गुज्जर, हम शहीद मोगा जी के घर गए थे और जाके उनकी माँ से मिल के आए थे। तो उनकी माँ के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो कह रही थी कि मेरे एक ही बेटा था, मेरा पति है वो भी गुजर चुका है, मेरे पूरे घर परिवार संभालने वाला अकेला आदमी था, वो चला गया। इस बात की मुझे खुशी थी कि वो देश के लिए चला गया, लेकिन सबसे बड़ा दुख है कि देश का रक्षा मंत्री ये कह रहा है कि कोई शहीद ही नहीं हुआ। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे।
अब लास्ट सवाल मेरो रखो। हम्म। झुंझुनू जिला के अंदर कौन सा एक आंदोलन ही जो आगे देख बड़ा हो, कौन कौन सी चीजें अगले बन रहे हैं? देखो झुंझुनू में 3-4 बहुत बड़े सवाल हैं जिन पे हम आंदोलन करें या न करें, झुंझुनू की जनता को आना चाहिए। झुंझुनू की जो नहर है वो 30 साल से रुकी हुई है। नहर की दे बात करी तो झुंझुनू जिला की बात पर नहर की जब बात करा तो जब भी चुनाव में नहर को मुद्दा हमेशा सबसे पहले उठा है। काफी साल उठ रहे है कि मैं भी आज 30-35 साल का बाद नहर को मुद्दा सुनता रहा। तो क्या नहर एक्चुअल में झुंझुनू का लोगों मिलेगी? मिलनी चाहिए। हक है, हक है, हक है, लेकिन हक मिलेगी है, नहीं। हक है। भी मिलना तो ये है कि झुंझुनू के लोगों को तय करना पड़ेगा कि संसद और विधानसभा में ऐसे लोगों को चुनकर भेजे जो उनकी नहर के सपने को साकार कर सके। ठीक बात है, हमने तो नहर के नाम पे वोट नहीं मांगे, हमने तो चुनाव नहीं लड़ा। हम तो कह रहे हैं कि नहर झुंझुनू के लोगों का हक है। ते ये सारी बात काटूंगा तो यह है कि नहर का नाम पर वोट बनवाएंगे। अब की बार तो माकपा और कांग्रेस को गठबंधन भी हो और गठबंधन का हिस्सा हो तो संसद ने चुनाव के अंदर सरकार बनाने के लिए बहुत सहायता करी थी भी, लेकिन कौन बन पाई बा। तो अब की बार सांसद पक्ष को है तो यह होना कौन चाहिए कि लोकसभा में नहर को मुद्दा उठाए। डेफिनेटली उठना चाहिए। भाई झुंझुनू के सांसद को बोलना चाहिए नहर के लिए, और बोलना क्या चाहिए, सड़क पे आना चाहिए नहर के लिए। सड़क पे आना चाहिए झुंझुनू के सांसद को नहर के लिए। अगर उसने नहर के नाम पे वोट मांगे हैं तो उसको सड़क पे आना चाहिए नहर के नाम पे। और वो क्यों? झुंझुनू का एमएलए है राजेंद्र भामू। राजेंद्र भामू को 2023 में टिकट नहीं मिली थी, निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था। आप किसी भी गांव में जाके पूछ लेना, राजेंद्र भामू जब भाषण की शुरुआत करता था तो एक ही चीज बोलता था कि झुंझुनू में यमुना का पानी आना चाहिए, और मैं अगर एमएलए बन गया ना तो यमुना का पानी लाऊंगा। पूछो आप जाके राजेंद्र जी भामू को कि उसके बाद में उपचुनाव हुए, वो एमएलए बन गए, यमुना जल समझौते के लिए क्या किया उन्होंने। तो अब जो मेरे सवालों कौन कौन सा आंदोलन नहीं बताया भी आंदोलन है यमुना जल समझौता। झुंझुनू के किसान को 22-23 का फसल खराबे का रबी का मुआवजा नहीं मिला है। 2017 से लेके आज तक जितने फसल बीमा के क्लेम हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और किसानों के हक को मारा गया है। जांच करवाकर किसानों को उनका पूरा का पूरा क्लेम दिलाया जाए, ये हमारा है। तीसरा है स्मार्ट मीटर, जो पूरे के पूरे उपभोक्ता, इसमें किसान नहीं बचा। पहले तो अपन बात कर रहे थे किसान की, विद्यार्थी की, नौजवान की, कर्मचारी की, इसमें तो सारे के सारे ठगे जाएंगे। हर घर से हर महीने 1000 रुपए से लेके 10,000 रुपए की वसूली अडानी करने वाला है। अब आपका सवाल ये रहेगा अडानी कैसे? थोड़े दिनों में जब स्मार्ट मीटर लग जाएंगे ना तो राजस्थान की जितनी निगमें, इनको सरकार नहीं चलाएगी, अडानी चलाएगी। तो हर घर से ठगी मान लो, बंदी मान लो। वो समझते थे ना, क्या बोलते थे उसको, फिरौती। ये हर महीने हर किसान के घर से फिरौती जाने वाली है। अगर ये स्मार्ट मीटर लग गया तो हमारा अगला मूवमेंट स्मार्ट मीटर पे भी। अब एक सवाल और मेरे ध्यान में आपको कि कुछ दिन पहले, आज 2 दिन पहले की घटना है थिरोड के अंदर की गैंगवार की घटना हुई। कुछ दिन पहले झुंझुनू के अंदर भी हुई। 2 महीना के अंदर 3 बड़ी घटना हो चुकी। तो झुंझुनू जिला अपराध की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? देखो दो सवाल है, एक तो है मूल सवाल और एक है तात्कालिक। मूल सवाल ये है कि झुंझुनू के पढ़े लिखे नौजवान के पास रोजगार नहीं है। रोजगार होता अगर 30 साल पहले वहां पे नहर आ जाती, किसान के खेत लहलाते और खेती से रिलेटेड फैक्ट्रियां झुंझुनू में आती, तो हर आदमी के पास रोजगार होता और वो अपराध की तरफ नहीं जाता। दूसरा कारण है, जितने यहाँ के नेता हैं भाजपा के, वो एमएलए बन गए या ना बने, वो सारे खुद अपराधी थे और अपराधियों को संरक्षण देते हैं। उनके संरक्षण में अपराध है वो बढ़ रहा है। प्रशासन है वो कहीं ना कहीं काम तो कर रहा है लेकिन मजबूर है। प्रशासन की जो नकेल है वो इन्हीं अपराधियों के हाथ में है। अब मेरा लास्ट सवाल रखो कि सुबह शाम तक भाग दौड़ करता रहो या एनर्जी मिल रहा है? देखो एनर्जी है कि थे मारे सागे मन्ने घूम लियो और जनता को दुख दर्द समझ लियो। थारे में मारूं ज्यादा एनर्जी होगी क्योंकि मान तो बड़ी साल होगी थे लाग्यो थे यार, देखोगे यार यो पेंट झुन्नू लड़ रही हो क्यों नहीं, इतनी प्रॉब्लम होने के बाद में लड़ रही हो क्यों नहीं, तो थे मारूं ज्यादा एनर्जेटिक हो जाओगा। जनता को दुख दर्द और तकलीफ समझ की एक बार समझोगा नहीं तो थारू घर बैठे हो जाए। ये हाँ अपने साथ महिपाल जी दुनिया सारी बातचीत अनु करी। बातचीत पूरी देखने के बाद में तारीख ये रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मिलना कोई नई अपडेट के साथ कोई और राजनेता के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद।